गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ग्रुप 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाइट्रोजन फैमिली हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम अपनी नया पी ब्लॉक का नया ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट ग्रुप इज ग्रुप 16। कौन सा है हमारे पास? आप ग्रुप 16। ग्रुप 16 जिसको हम चैल्कोजन भी कहते हैं। ग्रुप 16 जिसका दूसरा नाम क्या है? चैल्कोजन। कहीं कैल्कोजन लिखा होगा, कहीं कैल्कोजन का प्रोनाउंसिएशन होगा, कहीं चैल्कोजन होगा। आपने CHALCOGN चैल्कोजन नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पर ग्रुप 16 है। अब देखिए बेटा, ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। जैसे हमने ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा था, वैसे हम ग्रुप 16 को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। ग्रुप 16 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि बेटा ये जो पी ब्लॉक के हमारे जो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं। तो इसके लिए हमको पढ़ने के साथ साथ नोट जरूर करना है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप नोट जरूर साथ में करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होते रहेंगे और आपको ज्यादा रट्टा मारने वाला जो प्रोसेस है उससे आप बच जाएंगे। तो पी ब्लॉक छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसमें हमको इसी तरीके से क्लियर करना होता है। तो आप इस चीज पे जरूर कंसंट्रेट करें। वीडियो जब भी देखते हैं नोट जरूर करें। देखिए बेटा, ग्रुप 16 में है। अब सबसे पहले मैं इस ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आपके लिए लिख देता हूं। एलिमेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ये ऑक्सीजन फैमिली है तो जाहिर सी बात है सबसे ऊपर हमारे क्या होगा? ऑक्सीजन है, जैसे वहां नाइट्रोजन था। दूसरे पे होता है हमारा सल्फर। तीसरे पे होता है हमारा सेलिनियम, SE सेलिनियम। चौथा है हमारे पास टेरिलियम और पांचवा हमारे पास होता है पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। अब मैं आपको याद कराने का प्रोसेस जो मैंने आपको कक्षा 11 में भी आवर टेबल के अकॉर्डिंग बताया था, शॉर्टकट मेथड। अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो आप कैसे याद कर सकते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो मैंने आपको कक्षा 11 में क्लियर कराए थे कि अगर आपको इस वर्ग को लर्न करना है तो आप ऐसे याद करेंगे। ओल्ड यानी ऑक्सीजन, स्टाइल से यानी सल्फर, से यानी सेलिनियम, टीपो टी माने टेरिलियम और PON पोलोनियम। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो इसका शॉर्टकट है याद करने का। ये है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन परिवार इसको कहा जाता है। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा इसकी प्राप्ति के बारे में करते हैं इस डिस्कशन। ऑक्सीजन जैसे आप सभी जानते हैं सबसे मेन तत्व है क्या? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे मेन तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है दूसरी जो ऑक्सीजन से रिलेटेड मेन पॉइंट है कि ये सबसे अधिक मात्रा में भी पाए जाने वाला तत्व है भूपट्टी पे। देखिए 21% या वायुमंडल में तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है ऑक्सीजन। और आप देखिए कितने परसेंट होता है? लगभग 46%, 6.6 के आसपास इसका परसेंटेज है भूपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में। ईयर में नहीं, कंपोजिशन ऑफ ईयर में नहीं, उसमें तो है ही 21%। उसके अतिरिक्त 46% ये भूपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में तत्वों के साथ में पाई जाती है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये मेन पॉइंट है इसका। उसके अतिरिक्त सल्फर भी, सल्फर भूपट्टी में बहुत कम मात्रा में 0.03 से लेकर के 0.03 से लेकर के 0.1% तक क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। लेकिन सल्फर अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में, सल्फेटों के रूप में, सल्फाइडों के रूप में। मैंने आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैं आपको पढ़ाया है मेटलर्जी में कि सल्फाइड अयस्कों से हम बहुत सारी धातुओं का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। तो सल्फर 0.03 से लेकर 0.1%, लेकिन संयुक्त अवस्था में सल्फेटों के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में ये पाई जाती है। बाकी तत्व भी जो है कम मात्रा में अर्थ क्रस्ट पे। पर सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है धरती पे, पृथ्वी की भूपट्टी पे, जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, तो वो है हमारे पास 46% ऑक्सीजन पाई जाती है। ये तो है बेटा अपीयरेंस कि ये उपलब्धता कैसी है इन तत्वों की। पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं कि इनको ग्रुप 16 पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है और इनको वर्ग 16 में क्यों रखा गया। वर्ग 16 में तो आप सभी जानते हैं मॉडर्न आवर टेबल का सेटअप आपको सबको पता है कि वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर सेट है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये आपने नोट कर लिया होगा,
46.6% ये भूपट्टी पे है और सल्फर लगभग इतने परसेंट है, जरूर नोट करिए। अब आते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले ये जानते हैं कि ये इसको ब्लॉक में रखते क्यों। अगर बेटा हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो ऑक्सीजन का बनता है 1s2 2s2 2p4। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन यानी 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं तो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p4 होता है, 2p4 होता है। आप 15 वाले में क्या देख रहे थे? 2p3। ठीक है। सल्फर 16 होता है। सल्फर कितना होता है? 16। अगर इसका बनाए, आगे का छोड़ दें, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हुए चलूं, आप सब जानते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका लास्ट होगा 3s2 3p4। ध्यान रखिएगा, इसका लास्ट होगा 4s2 यानी चौथी कक्षा में जाएगा 4p4। इसका होगा 5s2। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज बनाते जाएंगे, लंबी लेंथ है, आपको मैंने सिखा रखा कक्षा 11 में, मैं लास्ट कक्षा बना रहा हूं। ये होगा 5p4। इसका होगा 6s2 और ये होगा 6p4। पॉइंट इज क्लियर? इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। लेकिन यहां पे देखिए 8 16 एंड 16 में अगर मैं 18 जोड़ दूंगा तो यहां पे होता है 34। 34 में अगर मैं 18 ऐड करता हूं तो यहां पे होता है 52 और इसमें अगर मैं 32 ऐड करता हूं तो यहां पे होता है 84। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी आसानी से एक ट्रिक है, पी ब्लॉक के तत्वों में अक्सर ये लागू होती है कि हम एक का अगर हमको परमाणु क्रमांक पता है तो हम सबके परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। मैंने 11 में भी आपको ये चीज क्लियर कराई, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, ध्यान से देखिए, सुनिए। ऑक्सीजन का 8 होता है। यदि मैं ऑक्सीजन से सल्फर में आऊंगा तो मैं इन दोनों में 8 को ऐड कर दूंगा। कितना ऐड कर दूंगा? 8। अगर मैं सल्फर से सेलेनियम में जाता हूं तो मैं इसमें 18 ऐड कर दूंगा। अगर मैं सेलेनियम से टेरिलियम में जाता हूं तो इसमें मैं फिर से कितना ऐड कर दूंगा? 18 ऐड कर दूंगा। और अगर मैं टेरिलियम से पोलिनियम में जाता हूं तो इसमें 32 ऐड कर दूंगा। ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। ये एक मैजिक नंबर है, आप इसको ये समझ लीजिए। 8 18 एंड 32। ये पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से सेटअप होता है। किसी भी पी ब्लॉक में आपको ऊपर का पता होना चाहिए, बाकियों के आप लिख सकते हैं 8 18 32। आपको पता है 2 8 18 32 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम केएलएम के फॉर्म में लिखते हैं 2 8 18 32, तो इसमें क्या आता है? 8 18 32 के रूप में आप आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख सकते हैं। सिंपल ट्रिक है, पहले का आपको पता होना चाहिए, बाकी सबको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आप इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बनाएंगे तो देखिए, ये लास्ट कक्षा की इसकी 3s 3p आएगी, इसकी 4s 4p आएगी, इसकी 5s 5p आएगी, इसकी 6s 6p आएगी। इसीलिए मैंने इसको आगे छोड़ दिया है, आप आगे आराम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए। अब देखिए बेटा, ये दो चीज क्लियर होगी आपकी, 8 18 32 एंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखने हैं, ये n बताता है। मैंने आपको नाइट्रोजन में बताया था, जो आगे नंबर होता है ये n होता है। n मीन्स आवर्त होता है, और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? वर्ग। अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ग्रुप्स बताते हैं। तो ये दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में, ये पांचवें आवर्त में और ये छठे आवर्त में। अब देखते हैं कि इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, पहली बात। दूसरा, इनको 16 में क्यों रखा गया। तो देखिए बेटा, आप नजर मारिए ऊपर से लेके यहां नीचे तक, आप देखेंगे कि इन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में जा रहा है। देखिए 2p 3p 4p 5p 6p। जो जब अंतिम कोष का, किसी तत्व का अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षक में, सेल में जाता है, जिस सेल में जाता है वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्योंकि इसमें पी में जा रहा है तो इसका मतलब पी कक्षक में जा रहा है, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब आते हैं ये 16 में क्यों है। देखिए बेटा, अंतिम कोष इसके देखिए, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके ये अंतिम कोष है 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p। अंतिम कोष है इसका, क्योंकि आवर्त क्या है? सेम है। s और p है इनके 6 और उसके, इसलिए अंतिम कोष कौन है इनका? इसका 2s है, इसका 3s 3p है, इसका 4s 4p है, 5s 5p है, 6s 6p है। तो देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं अंतिम कोष में? 6 इलेक्ट्रॉन। सब में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन।
पॉइंट इज क्लियर। और आप जानते हैं पी ब्लॉक तत्व में अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन +10 करने देंगे तो क्या हो जाता है, वर्ग 16, वर्ग 16, 16, 16, 16 एंड 16, इसलिए इनको वर्ग 16 के तत्व कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। नोट करते जाएं साथ साथ, क्यों इनको वर्ग 16 कहा जाता है। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में जा रहा है, ट्रिक ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, फिर से बोल रहा हूं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पहले का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, 8, 18, 18, 32 को ऐड करते जाइए, सबके परमाणु क्रमांक आपको पता लग जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया हुआ, इनको ऑक्सीजन परिवार है, चैल्कोजेन कहते हैं, ग्रुप 16 कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 है। N आवर्त है, N क्या बताता है, आवर्त, और ये S और P क्या है, इसकी कक्षक है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको कहा जाए ग्रुप 16 का, अगर आपको लिखने को, तो आप लिखेंगे NH2NP4, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ना बेटा, अब पढ़ते हैं इस ग्रुप के लक्षण। वो इस ग्रुप के लक्षणों में पूरे ग्रुप के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, उसमें पहला आता है परमाणु त्रिज्या, कि इस ग्रुप की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए बेटा, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जब हम इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसकी बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है परमाणु या आयनिक त्रिज्या। अब देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, इस या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसका क्या कारण है, सिंपल रीजन है, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ते हैं, हमारे कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, कोषों की संख्या। ध्यान रखिए क्यों बढ़ता है, कारण लिख रहा हूं, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण ही परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि नाभिक के आवेश भी क्या होता है, इसका बढ़ता जाता है। इट मींस परमाणु क्रमांकों की में क्या होती रहती है, इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती रहती है। देखिए कैसे बढ़ता है, देखिए ऑक्सीजन का आकार, ऑक्सीजन मैंने अभी आपको बताया, इसके माने ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नाभिक है। मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीजन के में बृहत्तम कोष क्या है, 2s एंड 2p है। तो यानी ऑक्सीजन का ये s कक्षक है और ऑक्सीजन का ये क्या है, p कक्षक है। ठीक है, ये s ये p, ठीक है ना। अब देखिए मतलब दो ही आवर्त है ऑक्सीजन में, क्या है, 2 आवर्त है, क्योंकि 2 तक गया उसका, तो ये ऑक्सीजन का है। अब माने अगर मैं सल्फर पे गया तो सल्फर के 3 हो जाएंगे, तो 3 होंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखिए जब मैं 3 गोले बनाऊंगा तो 3 गोले 2 गोलों से बड़े होंगे। पॉइंट इज क्लियर। अगर मैं सेलेनियम पे जाऊंगा तो आप देखिए सेलेनियम का अगर मैं आकार बनाऊंगा तो 4 गोले बनाएंगे, 1 2 3, और अगर मैं एक और बनाऊं तो 4। देखिए सेलेनियम का आकार और बड़ा। कहने का मतलब ये है, पोलिनियम तक जाऊंगा तो 6 हो जाएंगे, 6 आवर्त हो जाएंगे, तो 6 आवर्त यानी 6 कोष बन जाएंगे। 6 कोष यानी बहुत बड़ा। कहने का मतलब जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि आकार का बढ़ना, आकार का बढ़ना, पहली पॉइंट। दूसरा देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, जब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नाभिक का आवेश भी क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। नाभिक का अपने बृहत्तम कोष पे लगने वाले आकर्षण बल को, नाभिक का बृहत्तम कोष तक के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल, उसका मान भी क्या होता है, कम होता जाता है। उसका मान, नाभिक के आवेश जिसे हम कहते हैं, नाभिक के आवेश भी क्या होता जाता है, इसका कम हो जाता है। इसको हम नॉर्मली बेटा जेड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक को हम जेड से डिफाइन करते हैं, तो जेड इफेक्ट यानी जैब भी कहते हैं। नाभिक के आवेश क्या है, ये नाभिक के आवेश क्या होता जाता है, ये नाभिक के आवेश भी इसका नाभिक से बृहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगना था नाभिक के द्वारा, वो भी कम होता जाता है। आकार बढ़ने से देखो कितनी चीजें बदल गई। आकार बढ़ा, एक तो उसमें क्या हुआ, डाउनवर्ड्स जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती गई और नाभिक का आवेश जो था यानी वो घटता गया। इसका मतलब नाभिक की जो पावर थी बृहत्तम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे, वो भी कम होती जाती है, वो भी क्या होती है, कम। तो कहने का मतलब है कोषों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी।
तो क्या नोट किया आपने? आपने नोट किया कि अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, कारण कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इनका क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता जाता है। अब हमारे पास आता है नंबर 2, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी भी हम इसको कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा वो होती है जिसमें क्या होता है कि कोई तत्व अपने बहतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को कैसे छोड़ने के लिए, उसके बहतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए आयनन ऊर्जा में क्या होगा, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, देखिए फिर से वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। फिर से क्या कारण है आयनन ऊर्जा का मान कम होने का? आकार का बढ़ना। अभी मैंने आपको समझाया आयनन ऊर्जा क्यों कम होगी, क्योंकि आकार, परमाणु का आकार ऑक्सीजन का इतना था, सल्फर का उससे बड़ा हो गया, सेलेनियम का उससे बड़ा हो गया, टेरिलियम का उससे भी बड़ा हो गया, पोलियम का उससे बड़ा हो गया, पोलोनियम का। तो नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा, आकार बढ़ रहा है तो जो नाभिक है, नाभिक का जो प्रभाव है बहतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, यानी जैप कम हो रहा है। नाभिक के आवेश, अभी मैंने आपको कहा ना, जेड इफेक्ट भी कहते हैं इसको। जैप कम होगा, जैप कम होगा तो यानी ये वाला जो नाभिक है ये अपने बहतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बांध ही नहीं पा रहा है, तो ये बड़ी आसानी से क्या होंगे? यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो इनको बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। पॉइंट इज क्लियर? आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होगी? आकार के कारण। आकार के कारण कम क्यों होगा? जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है उनका नाभिकीय आवेश जो होता है, वो अट्रैक्शन जो होता है नाभिक का बहतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, वो कम होता जाता है और इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, कम ऊर्जा देकर के ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। पॉइंट इज क्लियर? आयनन ऊर्जा कम होने का रीजन भी क्लियर हो गया। कोषों की संख्या, आवेश का बढ़ना और जेड इफेक्ट का कम होना। जेड इफेक्ट का क्या होना? कम होना। नाभिक का आवेश का जो बल है, नाभिकीय आवेश जो लगता है, आकर्षण बल जो लगता है उसके द्वारा, वो कम होना, वो उसका कारण है। अगला है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है विद्युत ऋणात्मकता। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स वाइज इनको क्लियर करिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नोट करते जाइए। विद्युत ऋणात्मकता को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई तत्व अपनी ओर कितनी बल से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? आकर्षित कर सकता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। यानी जिस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो ताकत होगी उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कोई भी इनमें से कोई भी तत्व अपने बहतम कोश के आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब देखिए बेटा, ऑक्सीजन है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम होता है, कम होता है। अब देखिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम कैसे होती है। देखिए, ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद पूरी आवर्त टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कौन कौन से विद्युत ऋणी तत्व मैंने आपको ग्रुप 15 में बताए थे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये है बेटा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। उसमें सबसे नंबर 1 पे क्या है? फ्लोरीन। नंबर 2 पे क्या है? ऑक्सीजन। नंबर 3 पे क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर क्या है? आयोडीन भी। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सारे के सारे आवर्त टेबल में जितने भी तत्व हैं उनमें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? ऑक्सीजन। और ये है आपके पास ऑक्सीजन। यानी इस वर्ग में ऑक्सीजन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है। उसका कारण क्या है? देखिए, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है बेटा? माना मैंने आपको वहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक उदाहरण दिया था, HF का। हाइड्रोजन फ्लोराइड जब आपस में बंध बनाते हैं तो होता क्या है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, सहसंयोजक बंध बना। अब विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध बना तो 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी है
तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा क्या कर लेता है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है तो अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। जब फ्लोरीन ऐसा करता है तो फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यानी फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण हाइड्रोजन और उसके बीच बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा है। ऑक्सीजन का क्या है, देखिए विद्युत ऋणात्मकता के लिए आकार भी डिपेंड करता है। देखिए बेटा, ऑक्सीजन का आकार छोटा है, तो ऑक्सीजन का आकार छोटा है तो ऑक्सीजन का नाभिक क्या करेगा, उसके बैतम को उसके इलेक्ट्रॉनों पर उसका नाभिकीय आवेश भी बहुत अधिक होगा, यानी बहुत अच्छे से आकर्षित करेगा। तो जब उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उनको भी अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। इसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, कि नाभिकीय आवेश अधिक होना और जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण के कारण उसके आसपास भी कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसका सबसे मेन कारण है कि इसका आकार छोटा होना। आकार छोटे होने के कारण ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मक, इनके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत नहीं है, ये तो अपने ही इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाते। मैंने आपको बताया ना कि इनका नाभिकीय आवेश बैतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेंगे, क्लियर। जब ये अपने ही घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे के घर के लोगों को कैसे लेकर के आ पाएंगे। तो ठीक वैसी स्थिति है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण ये अपनी ओर खींच लेता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता को मैं इसके अरेंजमेंट के रूप में लगाऊं तो आप देखेंगे ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेरिलियम और टेरिलियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। पोलोनियम में तो है ही नहीं, ये तो धात्विक गुण है, इसमें क्या है, धातु है। ये नीचे जैसे जैसे आते हैं धात्विक गुण बढ़ता जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके भौतिक गुण में। तो ये है विद्युत ऋणात्मकता का अरेंजमेंट कि किस प्रकार से सबसे अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, फिर सेलेनियम है, सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेरिलियम है, फिर पोलियम है। और मैंने आपको बता दिया क्यों है विद्युत ऋणी, क्योंकि ये जिस तत्व के साथ जुड़ेगा, माना ये H के साथ जुड़ा तो ये H के भी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींच लेता है। इस पे आंशिक ऋण हो जाता है, इस पे आंशिक धन आवेश आ जाता है। जब मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर कराऊंगा तब आप इसको समझेंगे। ये है बेटा इसकी विद्युत ऋणात्मकता कि किस प्रकार से ये तत्व, इसको नोट कर लीजिए। ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। एक होता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दोनों में अंतर है, थोड़ा उसको समझिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब किसी तत्व में बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी जितनी ऊर्जा हमको उस इलेक्ट्रॉन के लिए देनी पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे। अब देखिए बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या है, यानी जो मच इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वही बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी हमने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ी, लेकिन इसमें होता क्या है, हमको पता चला कि जो विद्युत ऋणी होगा यानी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। होता क्या है, ऑक्सीजन सबसे विद्युत ऋणी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ये ऋणात्मक वैल्यू होती है। कैसी होती है, ऑक्सीजन की जो ऋणात्मक वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू में इसको डिफाइन किया जाता है, वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ सल्फर। सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। और इसको हम क्या, लब्धि को हम इसी रूप में समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना और उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का, तो बेटा इसका रीजन क्या है, होता क्या है कि ऑक्सीजन का आकार छोटा है। छोटा आकार होने के कारण जो ऑक्सीजन के बहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत टाइटली उसके नाभिक से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी उनका नाभिकीय आवेश बहुत तकड़ा होता है। बल जो होता है, नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो अधिक होता है, जो नाभिक इनको मजबूती से बांधे हुए होता है। अब ऐसे में क्या होता है, जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन, आसपास कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके कक्षक में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत घने हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम घनत्व है। घनत्व क्या है, कम है, देख रहे हैं आप, जगह कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्स कर देते हैं। इसके बाहर से जो इलेक्ट्रॉन अगर इस पे जोड़ना हो तो ये इसके अंदर के कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनका घनत्व कम है तो वो नजदीक है, उनका आकर्षण अधिक है, नाभिक से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, नजदीक होने के कारण ये सब मिलकर के इस पे प्रतिकर्षित का बल लगा देते हैं। किसका लगाते हैं, प्रतिकर्षण का बल, यानी आसानी से इसको इससे जुड़ने, अब प्रतिकर्षण हो गया, रिपल्सन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। खींचेगा जरूर, खींचने की विद्युत ऋणात्मकता तो है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया। इसको बनाएं और साथ में लिखें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं अपने नाभिक से, इसका घनत्व यानी आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण जो कोष में इलेक्ट्रॉन है वो नजदीक होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के आने वाले इलेक्ट्रॉन पर स्वयं आवेश है प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यानी रिपल्सन का बल लगाते हैं। इसके कारण, रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। और इसी की तुलना में सल्फर का आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर होंगे, तो इनके द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होगा वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम होता है और आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है कम ऊर्जा में। कम ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन की सल्फर से कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछा जाता है, क्या कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से कम है, जबकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने आपको रीजन बता दिया, ये आकार इसका, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स जो रिपल्सन लगाते हैं। अब अगर हम इसकी सीरीज लगाएं बेटा, देखिए तो क्या बनेगी सीरीज, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेलेनियम, सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेरिलियम, टेरिलियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम। ध्यान रखिए, नोट करिए इसे। सल्फर आगे आ गया, देख रहे हैं आप, सल्फर ऑक्सीजन से आगे आ गया। कारण मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन का आकार छोटा, सल्फर का इसके मुकाबले बड़ा। सल्फर के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए उनको जोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इसलिए जोड़ना कठिन होता है। इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम ऋणात्मक वैल्यू कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जुड़ते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक इनका, इस वर्ग के तत्वों का, क्वथनांक और गलनांक। गलनांक वेरी सिंपल, पूछा जाता है कि क्या होता है इनका गलनांक और क्वथनांक। देखिए बेटा, ये देखिए गलनांक और क्वथनांक के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ये भी सब डिपेंड करता है, गलनांक और क्वथनांक भी डिपेंड करता है बेटा इनकी क्या नाम कहते हैं, आकार पे। कैसे, देखिए जैसे, और गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, जैसे मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, कहीं पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इनको आपको अलग करना है, तो इनका आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण इनके बीच लगने वाला जो वंडर वॉल्स बल है वो भी कम है। देखिए दो समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम वंडर वॉल बल कहते हैं। समान परमाणु के बीच, तत्वों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वंडर वॉल। आपस में मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़े होते हैं दोनों, वो वंडरवॉल्स बल्स के द्वारा जुड़े। क्योंकि आकार कम है तो वंडरवॉल बल, और वंडरवॉल बल कैसे होता है, आकार कम होने पे वंडरवॉल्स बल कम होता है, और आकार बड़ा होने पर वंडरवॉल्स बल क्या होता है, बड़ा होता है, यानी अधिक होता है। तो क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, तो ये ऑक्सीजन में वंडरवॉल्स बल है, तो सल्फर का आकार थोड़ा बड़ा है तो उसमें वंडरवॉल्स बल सल्फर के मुकाबले ज्यादा होगा। सेलेनियम का आकार उससे ज्यादा बड़ा है तो उनके तत्वों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो सेलेनियम के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा। टेरिलियम का उससे भी बड़ा है तो उसके बीच लगने वाला और भी बड़ा होगा, और पोलोनियम का और बड़ा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वंडरवॉल बल किसके अंदर लगेगा, पोलोनियम के बीच लगेगा। तो जिसके कणों के बीच में वंडरवॉल बल अधिक होगा उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। वंडरवॉल बल को किस रूप में समझते हैं, यानी ऑक्सीजन के दो कण आपस में जुड़े हैं, इस रूप में हम इसको समझेंगे। ये नहीं कि ये किसी और से जुड़ा हुआ है, ये वाली चीज नहीं होगी। अभी मैं आपको इसको हाइड्रेट में भी क्लियर कराऊंगा। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी क्या होगा, ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, सल्फर इज लेस देन क्या होगा, सेलेनियम, और सेलेनियम इज लेस देन टेरिलियम, और टेरिलियम इज लेस देन पोलोनियम। यानी सबसे अधिक किसका होगा,
पोलोनियम का होगा। गलनांक और कथा पोलोनियम आकार सबसे बड़ा है, दो समान पोलोनियम का अणु अधिक स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल बल के द्वारा जुड़े हुए होंगे, इसलिए इनका गलनांक और कथा। देखिए बेटा, ये था ग्रुप 16 के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जिसमें मैंने आपको परमाणु आकार बताया, मैं आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या बताई, मैंने आपको विद्युत ऋणात्मकता बताई, मैंने आपको आयनन ऊर्जा बताई, इलेक्ट्रॉन लब्धि अंतर भी बताया, क्वथनांक और गलनांक पॉइंट क्लियर किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे ढंग से पढ़िए, वीडियो को बराबर देखिए, और देखिए बेटा नोट जरूर करिए। जब भी आप वीडियो देखें, नोट अपनी कॉपी जरूर रखिए सामने, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते रहिए, उसको समझिए, बनाइए साथ में, तब जाकर के आपको अच्छे से ये याद होंगे, आप पी ब्लॉक को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज का हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, मैं वहां आपको इसके हाइड्राइड्स, ऑक्साइड और हेलोजन्स के प्रति इनकी क्रियाशीलता आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। थैंक यू।